डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास के पूरे 14 लेसन्स के सारे फॉर्मूलेस का एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं। हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 है हमारा रियल नंबर्स। आप जानते हैं रियल नंबर्स क्या होते हैं? रियल नंबर्स में होते हैं नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होते हैं 1 2 3, होल नंबर जो स्टार्ट होते हैं 0 से 0 1 2 3 4, इंटीजर्स मतलब -5 +9 सारे नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स, लेकिन डेसिमल में नहीं होने चाहिए। रेशनल नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब 7/8 3/4 या डेसिमल नंबर्स। एंड इर्रेशनल नंबर्स जिन्हें हम रूट में लिखते हैं, जैसे √2 √3 पाई √10, ये सारे नंबर्स आते हैं रियल नंबर में। और जो नंबर कॉम्प्लेक्स नहीं होते वो सारे नंबर रियल नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं। जो नंबर प्राइम नहीं होते वो कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं। हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर का एक थ्योरम है, नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलता है कि हर एक कॉम्पोजिट नंबर को हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये जो फैक्टराइजेशन होता है वो यूनिक होता है और इनका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक नंबर है 6 जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 2 × 3 या 3 × 2। ऑर्डर कोई भी हो, दोनों नंबर प्राइम ही होते हैं। फिर हमारे पास है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। किसी भी नंबर को डिवाइड करते जाते हैं हम प्राइम नंबर से और हमारे पास नेक्स्ट नंबर मिलते जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। लेकिन हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो इस बार आपने पढ़ा है 10th क्लास में। इस पर क्वेश्चन हर साल आ रहा है बोर्ड में। फॉर्मूला है HCF ऑफ AB इंटू LCM ऑफ AB इक्वल्स टू होता है A इंटू B, जहां पे A और B दो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास कोई दो नंबर है, सपोज आपके पास दो नंबर है 2 और 16। आप इन दोनों का HCF निकाल लीजिए और इन दोनों का LCM निकाल लीजिए। HCF और LCM का जो प्रोडक्ट होगा वो 2 × 16 के इक्वल होना चाहिए। हमारे पास दो थ्योरम है। थ्योरम है हमारे पास फर्स्ट कि यदि p आपके पास कोई प्राइम नंबर है और p यदि a² को डिवाइड करता है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 100 यदि 100 डिवाइड बाय 2 होता है तो 10 डिवाइड बाय 2 भी होगा। और √2 और √3 जो है वो इर्रेशनल नंबर्स हैं। हमारे पास है नेक्स्ट लेसन पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में हम बात करेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो पॉलिनोमियल्स हमको पता है कि किसी भी एक्सप्रेशन को यदि हम 1 या ज्यादा मोनोमियल से रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। और उस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो आप जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की वो डिग्री कहलाती है। हम बात करते हैं फॉर्मूलेस पर कि पॉलिनोमियल में सबसे पहले हमको ये देखना है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जिसकी डिग्री 2 होती है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। और ये एक ग्राफ है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। इसका मतलब इस ग्राफ से हमको ये पता चलता है कि हमारे पास दो जीरोस हैं। जितने एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट होते हैं पॉजिटिव पे और नेगेटिव पर वो सारे जीरोस कहलाते हैं। वो उस पॉलिनोमियल के जीरोस कहलाते हैं। पॉलिनोमियल कोई भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल वो होता है जो आपके वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होता है, एक्स का जो हाईएस्ट पावर होता है। अब हमारे पास जो पॉलिनोमियल होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। फॉर एग्जांपल लीनियर का जहां पे x का पावर 1 होता है, क्वाड्रेटिक मतलब जहां पे x पावर 2 होता है और क्यूबिक मतलब जहां पे x पावर 3 होता है। ये डिग्री कहलाती है। फिर डिग्री के बाद हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड आपके कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स पर। तो यदि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। और यदि इसके जीरोस जो हैं वो अल्फा एंड बीटा हैं तो सम ऑफ जीरोस होता है अल्फा + बीटा इक्वल्स होता है -b/a। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो होता है अल्फा × बीटा, वो होता है c/a, जहां पे a b c जो होते हैं वो इक्वेशन में कोएफिशिएंट होते हैं, कांस्टेंट नंबर्स होते हैं। और यदि हमको सपोज अल्फा और बीटा मतलब जीरोस दिए हुए हों और पॉलिनोमियल निकालना हो तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा बीटा। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये सारे फॉर्मूलेस को लर्न कर लीजिए। हमारे पास नेक्स्ट लेसन है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। मतलब हमारे पास दो इक्वेशन है पेयर में,
जिसमें दो वेरिएबल है, वेरिएबल होते हैं आपके x एंड y। जनरल फॉर्म जो है इनका वो है हमारे पास a1x plus b1y plus c1 equals to 0, a2x plus b2y plus c2 equals to 0, जहां पे a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये रियल नंबर्स होते हैं। हमारे पास इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मेथड है, मतलब हम इसका सोल्यूशन ग्राफिकल मेथड से निकाल सकते हैं। अब ग्राफिकल सोल्यूशन हम कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन लाइंस पे ये चेक करते हैं कि सोल्यूशन है या नहीं। अब हम सबसे पहले इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि इनके कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं कि a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2 यदि होता है तो हम ये कहते हैं कि हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है और हमारा जो सिस्टम है वो कंसिस्टेंट है। ये क्वेश्चन भी आता है बोर्ड में कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं है, या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस है या नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको इक्वेशंस दी होती हैं, आपको कोफिशिएंट को कंपेयर करना है और यदि a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2 आ गया तो सिस्टम जो है वो कंसिस्टेंट होगा और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे। जब भी किसी सिस्टम में सॉल्यूशंस मिलते हैं तो वो कंसिस्टेंट होता है, सॉल्यूशन नहीं मिलते इसका मतलब वो इनकंसिस्टेंट होता है। अब हमारे पास एक सिचुएशन तो ये बनती है, और जब यदि मैनी सॉल्यूशंस होते हैं तो हमारी दोनों लाइनें एक दूसरे पर ओवरलैप करती हैं और कहीं पर भी हमको ग्राफ मिलता है। ये इसका एक एग्जाम्पल है। अब सेकंड सिचुएशन ये बनती है कि जब हम कंपेयर करते हैं तो a1 by a2 equals to b1 by b2 तो होता है, बट नॉट इक्वल्स टू c1 by c2 होता है। तो इस कंडीशन पर हमारा जो सिस्टम होता है इसमें कोई सोल्यूशन नहीं होता, और कोई सोल्यूशन नहीं होने पर हमारा जो सिस्टम है ये इनकंसिस्टेंट हो जाता है। फिर हम बात करते हैं थर्ड कंडीशन पर। थर्ड कंडीशन ये बोलती है कि यदि हमारे पास a1 by a2 और b1 by b2 दोनों ही इक्वल ना हो तो हमारा जो सोल्यूशन होता है वो यूनिक सोल्यूशन होता है और सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट होता है। और इस केस में हमको दो लाइनें एक किसी पॉइंट पर इंटरसेक्टिंग मिलती हैं, और यदि हमें लाइनें पैरेलल मिलती हैं इसका मतलब ये है कि दोनों लाइनें कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और नहीं करेंगी तो उनका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, तो वो नो सोल्यूशन की कंडीशन होती है। ये तीनों के ग्राफ से फॉर एग्जांपल हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड है और एलिमिनेशन मेथड है। ये दोनों ही मेथड को हम कहते हैं अलजेब्रिक मेथड्स। और सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी हम क्या करते हैं, हमारे पास सपोज दो इक्वेशंस हैं, हम एक इक्वेशन से एक वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं। सपोज हमने फर्स्ट इक्वेशन से x का वैल्यू निकाला, उसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। जब हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमको y का आंसर मिल जाएगा। मतलब एक इक्वेशन से वैल्यू निकालते हैं और दूसरे में रख सकते हैं, किसी से भी निकाल सकते हैं, फर्स्ट से भी निकाल सकते हैं, सेकंड से भी निकाल सकते हैं। और वापस जब हम जब इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो जो आंसर मिला उसे वापस फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे तो हमको नेक्स्ट वैल्यू मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपने जरूर किए होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड, मतलब हम किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं। हमारे पास x और y दो वेरिएबल होते हैं, हम क्या करते हैं x और दोनों इक्वेशन में x का या फिर y का किसी एक का कोएफिशिएंट इक्वल करके दोनों इक्वेशन को या तो ऐड कर लेते हैं या तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। और यदि सपोज हमारे पास यहाँ पे 2x मिला और नीचे भी हमको 2x मिल गया है और दोनों इक्वेशन हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा और एक वेरिएबल हमारा एलिमिनेट हो जाता है और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू अपने आप निकल आती है। तो अलजेब्रिक मेथड में हमारे पास दो मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। और यदि आपको इन मेथड को डिटेल में समझना है तो मेरे नेक्स्ट वीडियो को देखिए। इसके बाद हमारा लेसन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे, इसमें जनरल इक्वेशन होती है x² + bx + c। इसको सॉल्व करने की दो मेथड होती है। फर्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड, ये वो मेथड है जिसे हम कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ये आप 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। किसी भी मिडिल टर्म को ब्रेक करना है ऐसा कि उसका सम जो है वो बीच वाले टर्म आए और प्रोडक्ट जो है वो लास्ट वाले टर्म और फर्स्ट वाले टर्म का प्रोडक्ट के इक्वल आए। और सेकंड मेथड जो होती है ये आपने 10th में इस बार पढ़ी है, इसको कहते हैं हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलता है आपका x = -b ± √b² - 4ac/2a। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आप इसे याद कर लीजिए। जहां पर इससे हमको x की दो वैल्यू मिलती है, एक बार हम प्लस साइन लेते हैं तो एक वैल्यू मिलती है, एक बार माइनस साइन लेते हैं तो दूसरी वैल्यू मिलती है। इन दोनों ही वैल्यूज को हम रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और अब वो रूट्स कैसे होंगे उनका नेचर फाइंड आउट करने आता है पेपर में, तो इसके लिए हम टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट होता है d और d की वैल्यू होती है b² - 4ac। ये b² - 4ac के नेचर से हम डिसाइड करते हैं कि हमारे रूट्स का नेचर कैसा होगा। यदि हमारा b² - 4ac का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होता है तो हमारे जो रूट्स
मिलते हैं और हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से मिलता है जो हमारे एक्स एक्सिस को किसी भी दो पॉइंट पर कट करता है। और यदि हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 आता है, इसका मतलब b² - ac = 0 होता है, उस केस में हमको इक्वल रूट्स मिलते हैं और हमारा ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस पर किसी एक पॉइंट पर टच करता है और हमको मल्टीपल रूट्स मिलते हैं। और यदि हमारे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो होती है वो लेस देन 0 होती है, इस केस में हमको जो रूट्स मिलते हैं वो रियल नहीं मिलते हैं। रियल नहीं मिल रहे हैं मतलब कॉम्प्लेक्स रूट मिल रहे हैं, राइट। और d इज लेस देन 0 और उसके लिए हमको ये ग्राफ मिलता है। नेक्स्ट हमारा लेसन है मैथमेटिक प्रोग्रेशन। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इसको शॉर्ट में अपन एपी कहते हैं। और एपी क्या होती है? एक ऐसी सीरीज जिसमें हमारे पास एक फर्स्ट फिक्स्ड नंबर होता है और उसमें हम एक फर्स्ट टर्म होती है, उसमें हम एक फिक्स नंबर को ऐड करते जाते हैं जिससे हमको एक प्रोसीडिंग टर्म मिलती जाती है। इसे हम कहते हैं एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और जिस नंबर को हम ऐड करते हैं उसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस जो होता है वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल डी से। तो हमारा एक जनरल फॉर्म जो है एपी का बन जाता है a + d, a + 2d, a + 3d अप टू a + n - 1 × d। ये हमारी एक जनरल फॉर्म है एपी की, जहां पे d जो है वो कॉमन डिफरेंस है और a जो है वो फर्स्ट टर्म है। फिर इसके बाद हमारे पास है कॉमन डिफरेंस के लिए फॉर्मूला। तो कॉमन डिफरेंस यदि हमको निकालना है तो वो होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। और यदि हमको ये चेक करना है कि कोई भी सीरीज जो है वो एपी में है या नहीं, तो हम सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करते हैं और थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करते हैं। दोनों से यदि कॉमन डिफरेंस सेम आया तो वो एपी में है और नहीं आया तो वो एपी में नहीं है। लेकिन कई बार हमको क्या होता है, nth टर्म निकालना पड़ता है। यदि हमको एक एपी का क्वेश्चन दिया होता है, उसमें बोलता है वो इसकी 20th टर्म निकालो, तो n की वैल्यू 20 हो जाती है और nth टर्म का फॉर्मूला हो जाता है आपका a + n - 1 × d, जहां पे a फर्स्ट टर्म होती है, n जो भी टर्म आपको निकालनी है वो टर्म होती है और d जो होता है वो होता है कॉमन डिफरेंस, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। और ये तब होता है जब हमको स्टार्टिंग या बिगिनिंग से सीरीज निकालनी होती है। बट यदि हमको एंड से सीरीज निकालनी होती है, वो क्वेश्चन में ये बोलता है, एक सीरीज देता है, बोलता है एंड से 15th टर्म निकालिए। तो एंड मतलब लास्ट टर्म से, तो लास्ट टर्म को लिखते हैं हम l। तो हमारा लास्ट टर्म से जो फॉर्मूला होता है an = होता है l - n - 1 × d। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे लर्न कर लीजिए। ये ऑलरेडी एमसीक्यू में बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ये होता है आपका एंड से, एंड टर्म का फॉर्मूला। फिर हमको एपी में पढ़ते हैं हम सम, मतलब हमको यदि किसी हमारे पास 3 नंबर है a b c और सपोज तीनों ही अर्थमेटिक सीरीज में है, एपी में है, तो उनका जो मीन होता है वो होता है b = a + c/2। और यदि हमको सम निकालना है इन्हीं टर्म्स के, राइट, तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला होता है आपका Sn = n/2 to a + n - 1 × d। इसको नोट कीजिए। यदि हमको कॉमन डिफरेंस पता है और फर्स्ट टर्म पता है तो हम ये फॉर्मूला लगाते हैं सम के लिए। लेकिन यदि हमको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है तो हम लगाते हैं Sn = n/2 a + l, जहां पे l लास्ट टर्म होती है और a फर्स्ट टर्म होती है, राइट। और nth टर्म पता है और वहां तक सम निकालना है तो वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला Sn = n/2 a + an। फिर हम बात करते हैं ट्रायंगल्स पर, लेसन नंबर 6। ट्रायंगल्स की बात करेंगे तो हमको पढ़ना है इस बार सिमिलर ट्रायंगल। सबसे पहले बात करते हैं सिमिलैरिटी क्या होती है। तो किसी भी दो ट्रायंगल को हम सिमिलर कह सकते हैं, लेकिन कब? यदि उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक सेम हो, मतलब एंगल A = एंगल x हो, फिर एंगल आपका B = एंगल y हो और एंगल C = एंगल z हो और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल हो, मतलब AB/xy हो, BC/yz हो और AC/xz हो, तो हम कहते हैं दोनों ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है। और यदि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसमें हम दो थ्योरम अप्लाई करते हैं सिमिलरिटी के लिए। फर्स्ट थ्योरम बोलता है आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसको हम बोलते हैं बीपीटी शॉर्ट में कहते हैं, या थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका डेरिवेशन जरूर पढ़ लीजिएगा, ये आता है। अब थेल्स थ्योरम की बात करें तो थेल्स थ्योरम क्या बोलता है? तो थेल्स थ्योरम ये कहता है कि यदि आपके पास एक ट्रायंगल में एक थर्ड साइड के पैरेलल एक लाइन बनाते हैं और वो कॉरस्पॉन्डिंग अदर साइड्स को इक्वल रेशो में डिवाइड करती है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, यदि हमने BC के पैरेलल एक लाइन बनाई और वो लाइन हमारे अदर साइड को D और E पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो AD/DB रेशो, AD/DB होता है AE/EC। ये होता है आपका थेल्स थ्योरम और ये इसका स्टेटमेंट है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे लर्न कर सकते हैं। फिर
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है थेल्स थ्योरम, और इसका हम कन्वर्स भी पढ़ते हैं, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, दैट इज कॉल्ड द बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी इसका जस्ट कन्वर्स है। कन्वर्स ये बोलता है कि यदि हमारे पास जो लाइन है वो डिवाइड कर रही है अदर टू साइड्स को सेम रेशो में, तो वो डेफिनेटली थर्ड साइड के पैरेलल होती है। इसका स्टेटमेंट है, इसे लर्न कर लीजिए। जब कुछ भी हम प्रूव करेंगे तो हमको स्टेटमेंट का जरूरत पड़ेगा, राइट। ये आपका हो गया कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम के बाद हमारे पास कुछ क्राइटेरियाज है जिससे हम ये प्रूव करते हैं कि कोई भी दो ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है। तो हमारे पास सिर्फ 3 ही क्राइटेरिया है जिसका हम यूज करेंगे 10th क्लास में, राइट। सबसे पहला है हमारे पास ट्रिपल ए सिमिलरिटी क्राइटेरिया। ट्रिपल ए मतलब एंगल एंगल एंगल। अब एंगल 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 क्राइटेरिया क्या होता है? तो यदि हमारे पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है एबीसी और एक ट्रायंगल है डीईएफ, और एबीसी में यदि करस्पॉन्डिंग एंगल डीईएफ के करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल होते हैं, मतलब एंगल ए इक्वल्स टू एंगल डी है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई है और एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ है, तो ये दोनों ट्रायंगल जो होते हैं इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल रेशो में होती है और दोनों ट्रायंगल जो होते हैं वो सिमिलर होते हैं, राइट। ये प्रूफ है। मतलब यदि हमारे पास 3 करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो भी हम कह देते हैं कि ट्रिपल ए सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। इसमें एक और होता है डबल ए सिमिलरिटी। मतलब यदि दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो थर्ड एंगल तो ऑलरेडी इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देते हैं हम किसी भी ट्रायंगल में, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यदि दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो थर्ड एंगल क्या होगा? 180 माइनस उन दोनों का सम। तो मतलब थर्ड एंगल अपने आप ही इक्वल हो जाएगा, और थर्ड एंगल इक्वल हो जाएगा तो तीनों एंगल अपने आप इक्वल हो जाएंगे। मतलब हमको क्वेश्चन में सिर्फ दो करस्पॉन्डिंग एंगल को इक्वल करना है और हमारे दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो हम डबल ए और ट्रिपल ए दोनों को ही हम बहुत ज्यादा अप्लाई करते हैं न्यूमेरिकल्स में। फिर हमारे पास नेक्स्ट सिमिलरिटी क्राइटेरिया है साइड एंगल साइड, एसएएस सिमिलरिटी। एसएएस सिमिलरिटी ये बोलती है कि यदि हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, एक ट्रायंगल है एबीसी और डीईएफ, जिसमें हमारे दो एंगल, सपोज एंगल ए और एंगल डी करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो इक्वल हैं और इनको बनाने वाले दो साइड्स, इनके एडजेसेंट साइड्स, मतलब एबी और डीई और एसी एंड डीएफ, इन दोनों का रेशियो इक्वल है, तो लग गया हमारे पास साइड एंगल साइड। और साइड एंगल साइड लगने से ये दोनों जो हैं ट्रायंगल कैसे हो जाते हैं? सिमिलर हो जाते हैं। मतलब जब भी हमको दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करना होता है और हमको एक एंगल और दो साइड का रेशियो यदि पता है तो हम साइड एंगल साइड लगाकर उन दोनों ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। और हमारे पास एक लास्ट क्राइटेरिया है साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया। साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया ये कहता है कि हमारे पास अभी दो ट्रायंगल हैं एबीसी और डीईएफ और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो इक्वल है, देन उनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे और दोनों ट्रायंगल जो होंगे वो सिमिलर होंगे, राइट। हमारे पास 3 आपको एंगल एंगल एंगल, साइड एंगल साइड एंड साइड साइड साइड, ये तीनों क्राइटेरियाज आप यूज करके किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। यदि हमारे पास एक पॉइंट दिया रहता है जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, दूसरा पॉइंट दिया है जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस हमको निकालनी है तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है d = x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। अब साथ में ही यदि हमको एक पैटर्न का क्वेश्चन और आता है जिसे हम यूज कहते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला मतलब कि हमारे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1, दूसरा पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से एक लाइन बनती है और उस लाइन पर मान लीजिए कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है xy, राइट। तो वो xy की वैल्यू क्या होगी? तो यदि वो पॉइंट आपके a और b को k⁻m में ब्रेक करता है, k⁻m में डिवाइड करता है, देन हमारा जो x और y का कोऑर्डिनेट होगा वो होगा kx2 + x1 / k+1, ky2 + y1 / k+1। जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में यदि रेशो निकालना हो तो आप k का यूज कीजिए, राइट। आप k का यूज कीजिए, इससे सबसे जल्दी आंसर आएगा आपका। लेकिन यदि आपको रेशो गिवन है और आपको बीच का पॉइंट निकालना है तो उस केस में आप ये फॉर्मूला लगाइए कि सपोज कोई पॉइंट xy जो है वो ab को m⁻n में ब्रेक करता है, मतलब k का वैल्यू यदि m⁻n हो गया तो क्या होगा? तो फॉर्मूला बनता है mx2 + nx1 / m+n और my2 + ny1 / m+n। ये फॉर्मूला यूज करते हैं। लेकिन यदि आपको दो पॉइंट का मिड पॉइंट निकालना है,
है, बीच का पॉइंट निकालना है। तो जो मिड पॉइंट होता है वो 1:1 में डिवाइड करता है ए बी को, सो दैट हमारा जो बीच मिड पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं x1 + x2/2 और y1 + y2/2। यहाँ पर हमने n और n का वैल्यू 1 रख दिया है, राइट। ये दो ही फॉर्मूले हैं इस लेसन में, इन दोनों फॉर्मूले का यूज करके आप आसानी से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ट्राई मतलब 3, गोना मतलब साइड, मेट्री मतलब की मेजरमेंट, मतलब किसी भी ट्राइंगल के 3 साइड की मेजरमेंट से जो भी एनालिसिस बनता है और हम जितना भी चीजें निकालते हैं उसे हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री में आपके पास एक ट्राइंगल है ABC, राइट। अब यदि हम बात कर रहे हैं किसकी, एंगल A की, यदि हम एंगल A की बात कर रहे हैं तो एंगल A यदि है तो एंगल को अपोजिट साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और एंगल जिस पर बना होता है वो बेस होता है, और ये होती है आपकी हाइपोटेन्यूज। और यदि ऐसा हुआ तो हम निकालते हैं साइन। साइन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। और ये सारे फॉर्मूलेज हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, आपको इसका फुल फॉर्म भी याद रखना है, ये कहीं पर आ सकता है एमसीक्यू में, राइट। कॉस का फुल फॉर्म होता है कोसाइन, टेन का फुल फॉर्म होता है टेंजेंट, टेंजेंट मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कोसिकेंट, कोसिकेंट को हम लिखते हैं कॉसेक, कॉसेक, कॉसेक। तो कॉसेक क्या होता है, साइन ए का रेसिप्रोकल होता है। तो हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का फॉर्मूला होता है सीकेंट मतलब कि सेक, सेक जो होता है वो कॉस ए का रेसिप्रोकल होता है, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है, और कॉट जो होता है इसको हम कहते हैं कोटेंजेंट, कोटेंजेंट कहते हैं। तो कोटेंजेंट जो होता है वो tan a का रेसिप्रोकल होता है। इसका मतलब ये हुआ कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ये फॉर्मूलेज है किसी भी ट्रायंगल के लिए। अब लेकिन साथ में आपके पास यदि बहुत सारे एंगल्स आपको पता होने चाहिए, इनको आप याद कर लीजिए, राइट, कि साइन जो है 0 डिग्री वो 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, साइन 45 डिग्री 1/√2 होता है, साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, और साइन 91 होता है। यदि आपको साइन की लाइन याद है तो नेक्स्ट लाइन आप अपने आप निकाल सकते हैं। इसको जस्ट अपोजिट कर लीजिए, 1 को पहले लिख लीजिए, √3/2 को यहाँ लिख लीजिए, 1/2 को लिख लीजिए, फिर 1/2 लिख लीजिए, फिर 0 लिख लीजिए। फिर tan a यदि आपको निकालना है तो आप इन दोनों का वैल्यू को डिवाइड कर दीजिए, तो आपको tan की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि साइन बाय कॉस जो होता है वो होता है tan a, राइट। तो 0/1 तो 0 जाता है, 1/2 √3/2 ये भी 1/√3 हो जाता है, 1/√2 से 1/2 कैंसिल होता है, आंसर 1 जाता है। इस तरीके से आप tan की सारी वैल्यू निकाल सकते हैं। यदि आपको cosec की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या कीजिए, sin का रेसिप्रोकल कर दीजिए, 1/sin है मतलब 1/0 मतलब नॉट डिफाइंड, 1/2 का रेसिप्रोकल 2। इस तरीके से आप सारे वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दीजिए, आपको cosec की वैल्यू मिल जाएगी। cos के सारे वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दीजिए, आपको sec की वैल्यू मिल जाएगी, और tan का रेसिप्रोकल कर लीजिए तो आपको cot की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब सिर्फ आप sin की वैल्यू याद कर लीजिए तो आपको बाकी वैल्यूज मिल सकती हैं। फिर इसके बाद हमारे पास होती है 3 आइडेंटिटीज। तो फर्स्ट आइडेंटिटी होती है वो होती है sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a = 1, 1 + tan स्क्वायर a = sec स्क्वायर a, और 1 + cot स्क्वायर a = cosec स्क्वायर a। लेकिन आपको 0 से 90 डिग्री के बीच में ही लगाने आती हैं, इसके ऊपर ये क्वेश्चन आपके कोर्स में नहीं है। और इसमें यदि हम इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं, हाइट एंड डिस्टेंस की बात करेंगे, तो उस केस में हमको 2 टाइप के एंगल बनते हैं। एक होता है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट। हम यदि नीचे खड़े हैं और हम ऊपर देखते हैं किसी चीज को और जितने भी एंगल से देख रहे हैं तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है ना। उस टाइप के क्वेश्चंस आपने बहुत सारे किए होंगे, लेकिन उस लेसन में कोई भी ऐसे फॉर्मूले नहीं है जो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर सकूं, राइट। तो हम चलते हैं नेक्स्ट लेसन पर। हमारा नेक्स्ट लेसन है सर्कल्स। सर्कल्स ये बोलता है कि सबसे पहले सर्कल क्या होता है। सर्कल क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट है, और उस फिक्स पॉइंट को हम सेंटर कहते हैं, और उस सेंटर से इक्विडिस्टेंट पर जो किसी भी पॉइंट का यदि हम लोकस बनाते हैं तो हम उसे सर्कल कहते हैं। और जो लोकस होता है वो सर्कल होता है, जो फिक्स पॉइंट होता है वो सेंटर होता है, और लोकस जो पॉइंट P है वो O से जितना भी सेपरेशन होता है उसको हम कहते हैं रेडियस। तो ये डेफिनेशन है, इसे जरूर देखिएगा। फिर हमारे पास यदि कोई एक सर्कल है और उसके बाहर कोई लाइन ड्रॉ करनी है हमें, तो वो उसे हम कहते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, मतलब कि जो है वो सर्कल में और लाइन में बीच में कोई भी इंटरसेक्शन नहीं हो रहा है, दोनों अलग अलग हैं। दूसरी होती है हमारी सीकेंट। सीकेंट क्या होती है, यदि हमारे सर्कल पर कोई लाइन हम ऐसे बनाते हैं कि हमारे सर्कल को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो हम उसे कहते हैं सीकेंट। ये देखिए हमारे पास ये सीकेंट है जो हमारे सर्कल को P एंड Q पर इंटरसेक्ट कर रही है। नेक्स्ट हमारा जो होता है उसको हम कहते हैं टेंजेंट। टेंजेंट क्या होती है, किसी भी सर्कल के किसी एक पॉइंट पर ड्रॉ करते हैं हम एक लाइन जो सेंटर से
से बनने वाली लाइन के परपेंडिकुलर होती है, इसे हम कहते हैं टेंजेंट। और टेंजेंट जो होती है वो यूनिक होती है किसी भी सर्कल में, इसे हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी में। अब हम बात करते हैं इनमें थ्योरम्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास थ्योरम है नंबर 1, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से हमारे पास सर्कल पर 2 टेंजेंट बन सकती है मैक्सिमम, और दोनों टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो सेम होती है, मतलब PQ = PR। ओके, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। तो नेक्स्ट थ्योरम में बोलता है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जिस पॉइंट पर टेंजेंट बनती है उसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं, और ये जो टेंजेंट होती है ये हमेशा सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन के परपेंडिकुलर होती है, मतलब टेंजेंट का एंगल जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज होती है टेंजेंट की, वो हम बात करते हैं। तो नंबर 1 प्रॉपर्टी जो है वो टेंजेंट की वो ये है कि देयर इज नो टेंजेंट टू अ सर्कल पासिंग थ्रू अ पॉइंट लेइंग इनसाइड द सर्कल। मतलब किसी भी सर्कल में कोई भी ऐसा टेंजेंट नहीं बना सकते हम जो क्या करे कि जो सर्कल के अंदर से चले, जो सर्कल्स के अंदर से चल रहे हैं। फिर हम बात करते हैं सेकंड पर। तो दूसरी प्रॉपर्टी ये बोलती है कि देयर केवल एक ही टेंजेंट सर्कल से पास हो सकती है किसी एक पॉइंट से, मतलब एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट हम बना सकते हैं, 2 टेंजेंट नहीं बना सकते, नहीं तो उस पॉइंट पर 2 डायरेक्शंस हो जाती हैं। फिर हम बात करते हैं कि थर्ड पॉइंट पर। तो थर्ड पॉइंट ये बोलता है कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से मैक्सिमम 2 ही टेंजेंट हम इसी सर्कल पर बना सकते हैं। दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ द टेंजेंट, ये प्रॉपर्टी है टेंजेंट की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एरिया रिलेटेड टू द सर्कल। एरिया रिलेटेड टू द सर्कल में हमारे पास क्या है, सर्कल से रिलेटेड कुछ हमारे पास 2-3 डिफरेंट शेप्स मर्ज होकर आते हैं और हमको टोटल एरिया निकालना पड़ता है। सबसे पहले हम सर्कल की बात करते हैं। सर्कल का सर्कमफेरेंस होता है 2πr, यानी r रेडियस है, और सर्कल का जो एरिया होता है वो होता है πr²। ये आपको सभी को पता है बहुत अच्छे से। लेकिन अब हम चलते हैं सेक्टर। सेक्टर क्या होता है, तो किसी भी सर्कल का जो सेक्टर होता है वो बेसिकली क्या होता है, इट्स अ सर्कुलर रीजन इनक्लोज्ड बाय द 2 रेडियस एंड द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। ये 2 रेडियस है और ये कॉरस्पॉन्डिंग आर्क है, इसको हम कहते हैं सेक्टर। जो छोटा एरिया होता है उसको कहते हैं माइनर सेक्टर, जो बड़ा वाला होता है उसे हम कहते हैं मेजर सेक्टर। अब हम बात करते हैं इसके एरिया की। तो जो माइनर सेक्टर जो होता है उसका एरिया होता है θ/360 इनटू एरिया ऑफ सर्कल। अब एरिया कितना होता है सर्कल का, πr²। तो एरिया आ गया θ/360 इनटू πr²। ये माइनर सेक्टर का एरिया है। पर यदि आप मेजर सेक्टर का एरिया निकालना चाहते हैं तो आप टोटल एरिया में से πr² में से माइनर सेक्टर का एरिया जो आपने यहां से निकाला है, कैलकुलेट किया है, माइनस कर दीजिए, जो बचेगा वो मेजर सेक्टर अपने आप में आ जाएगा, राइट। फिर हम बात करते हैं कि हमारे पास यदि r रेडियस है और θ एंगल है, ठीक है, r रेडियस और θ एंगल है, तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है, क्योंकि जो आर्क है इसका लेंथ l है, तो लेंथ ऑफ आर्क होती है θ/360 इनटू 2πr, राइट। ये होती है 2πr बेसिकली, ठीक है। इसको ये गलत लिख दिया है, इसको 2πr करना चाहिए। फिर आगे चलते हैं। अब इसके बाद हमारे पास है एरिया रिलेटेड टू द सर्कल में नेक्स्ट शेप पे हम चलते हैं। सर्कल के सिवा सर्कल में एक और बात करते हैं, सेगमेंट पे बात करते हैं। पहले सेगमेंट क्या होता है, तो हमारा वो पोर्शन सर्कुलर रीजन का जो कॉर्ड और कॉरस्पॉन्डिंग आर्क के बीच में होता है उसको हम कहते हैं सेगमेंट। ये देखिए, ये एरिया कहते हैं सेगमेंट। और जो हमारा सेगमेंट होता है उसका एरिया निकालना है तो हम क्या करते हैं, पहले सेक्टर का एरिया निकालते हैं और सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देते हैं। सेक्टर का एरिया होता है θ/360 इनटू πr² माइनस एरिया ऑफ द आपका ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट, इसको हम लिखते हैं हाफ r² sin θ। r² sin θ जो है वो न्यूमरेटर में है, राइट। ये बन गया हमारे पास फॉर्मूला किसका, एरिया का, सेगमेंट के लिए। फिर नेक्स्ट हमारे पास सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अब सरफेस एरिया पे बात हम करते हैं तो हमारे पास क्या है कि एक कोन है, कोन का हाइट h है, कोन का रेडियस r है और l जो है वो स्लैंट हाइट है। यदि ऐसा हुआ तो कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 πr²h और टोटल सरफेस एरिया TSA होता है आपका πr/r+l और CSA जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है वो होता है πr/l, जहां पे l जो होती है वो होती है स्लैंट हाइट। यदि हमारे पास क्यूब है और क्यूब का एक साइड जो है वो a है, यदि a है तो हमको वॉल्यूम मिलता है a⁻3, टोटल सरफेस एरिया मिलता है 6a² और कर्व्ड सरफेस एरिया मिलता है 4a²। हमारे पास यदि क्यूबॉइड है और उसकी लेंथ L है, विड्थ V है और हाइट जो है वो h है, तो वॉल्यूम होता है आपका LBH, टोटल सरफेस एरिया होता है 2LB + BH + LH और कर्व्ड सरफेस
सरफेस एरिया होता है 2HL+B। ये फॉर्मूलेज हैं, इन फॉर्मूलेज को आप नोट कर लीजिए और इनको बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए। अब हम बात करते हैं स्फीयर पर कि सरफेस एरिया में स्फीयर क्या होता है। तो स्फीयर जो होता है वो सारे तरफ सेम होता है, मतलब उसका CSA और TSA दोनों सेम होता है। वॉल्यूम होता है 4/3 πr3 न्यूमरेटर में है, और TSA टोटल सरफेस एरिया होता है 4πr² और कर्व्ड सरफेस एरिया भी 4πr² ही लेते हैं हम, अलग से कोई फॉर्मूला नहीं होता है। अब हम बात करते हैं सिलेंडर पे। यदि हमारे पास हॉलो सिलेंडर है तो उसमें हमको दो रेडियस मिलेंगे, इनसाइड इनर की रेडियस होती है स्मॉल r और आउटर रेडियस होती है कैपिटल R। यदि ऐसा हुआ तो हमको मिलता है वॉल्यूम। तो आउटर सिलेंडर का वॉल्यूम होता है आपका πr²h और इनर का होता है r²h, और दोनों को आपस में माइनस कर देते हैं तो हॉलो सिलेंडर का निकल आता है। फिर टोटल सरफेस एरिया होता है 2πrh, राइट, और प्लस आप इसमें से हमने क्या करा, सारे टर्म में से 2π कॉमन ले तो फॉर्मूला बनता है RH प्लस r² r²। और CSA क्या होता है, यदि ऊपर और नीचे का हम एरिया माइनस कर देते हैं, मतलब r² को इसको हाइड कर दीजिए, तो ये जो है 2πrh प्लस 2πrh ये होता है आपका CSA का सरफेस एरिया ऑफ द हॉलो सिलेंडर। ठीक है, फिर अब हम आगे चलते हैं तो हम देखते हैं कि यदि हमारे पास एक हॉलो हेमीस्फीयर है, यदि हॉलो हेमीस्फीयर है तो हॉलो हेमीस्फीयर का इनर रेडियस जो है स्मॉल r है और आउटर रेडियस जो है वो कैपिटल R है। तो इस केस में वॉल्यूम होता है 2/3 πr³ माइनस r³। कैपिटल R होती है आउटर रेडियस और स्मॉल r होती है इनर रेडियस, और टोटल सरफेस एरिया होता है आपका 3πr² प्लस πr², और CSA होता है आपका 2πr² प्लस 2πr², राइट। इसके बाद हम चलते हैं स्टैटिक्स पर। स्टैटिक्स में आपको पता है कि हमको डेटा जो होता है वो अनग्रुप्ड और ग्रुप्ड दो टाइप का डेटा होता है। अनग्रुप्ड डेटा तो बहुत सिंपल होता है, राइट, तो वो तो आपसे बन ही जाता है, उसका मीन निकालने की कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे कि 1 2 3 का मीन निकालिए तो 1 + 2 + 3 / 3, राइट। तो अब हम बात करते हैं ग्रुप डेटा के लिए। तो ग्रुप डेटा में यदि हमको मीन निकालना है तो हम क्या करते हैं, तो ग्रुप डेटा में मीन मतलब एवरेज वैल्यू। ग्रुप डेटा में यदि मीन निकालना है तो हमारे पास दो मेथड है। एक फर्स्ट होती है डायरेक्ट मेथड, इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ fi xi अपॉन समेशन ऑफ fi, जहां पे fi होती है फ्रीक्वेंसी, xi होता है डिफरेंट सैंपल्स, और सेकंड वन होता है अज्यूम्ड मीन मेथड। अज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला होता है x = a प्लस समेशन ऑफ fi di बाय समेशन ऑफ fi, जहां पर di होता है आपका डेविएशन, और डेविएशन का फॉर्मूला होता है xi - a, और a जो होता है वो होती है आपकी अज्यूम्ड वैल्यू जो आपने अज्यूम करी है, राइट। x के कॉलम से आपने जो भी वैल्यू अज्यूम की होती है उसे आप a लेते हैं। फिर हम निकालते हैं मीडियन। तो यदि मीडियन निकालते हैं, यदि इवन नंबर है, आपकी डेटा अनग्रुप डेटा दिया है और इवन नंबर है, तो आप मिडिल के दोनों टर्म का एवरेज वैल्यू निकालते हैं, जो आता है वो मीडियन होता है। लेकिन यदि हमारे पास ग्रुप डेटा है तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो ग्रुप डेटा है तो हमारा फॉर्मूला होता है L + n/2 - CF/f × h, जहां पर n होता है समेशन ऑफ fi मतलब फ्रीक्वेंसी का समेशन सारा, CF होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का प्रीसीडिंग वैल्यू, राइट, एंड f होती है आपकी फ्रीक्वेंसी जो मीडियम क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है, और h होता है आपका क्लास साइज, और n होती है आपकी मीडियम क्लास का लोअर वैल्यू, लोअर लिमिट। ठीक है, तो ये होता है L, ये फॉर्मूला है, आप इसे याद कर लीजिए। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका मोड, और मोड के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है L + f1 - f0 अपॉन 2 f1 - f0 - f2 × h, जहां पे आपके पास f1 जो होती है वो होती है आपकी मॉडल क्लास फ्रीक्वेंसी जो आप लेते हैं f1, और f0 जो होती है वो उसकी प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी होती है, और f2 जो होती है वो उसकी सक्सेसिव फ्रीक्वेंसी होती है, और h जो होता है वो क्लास साइज होता है, और l जो होता है वो मॉडल क्लास का L मतलब लोअर वैल्यू होता है। ठीक है, तो ये तीनों फॉर्मूले हैं, सबसे ज्यादा यूज होती हैं, आप इनको बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिए। और यदि आपको मीन, मोड और मीडियन तीनों एक साथ निकालने आ गया तो कोई भी आप एक या दो को निकाल लीजिए और ये फॉर्मूला लगाइए, 3 मीडियन = मोड + 2 मीन। इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो थर्ड वैल्यू आपको अपने आप ही मिल जाएगी, पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, तो इसे जरूर याद कीजिए। फिर नेक्स्ट और लास्ट लेसन है आपका प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो यदि हमारे पास कोई एक ही इवेंट है सपोज, तो उस इवेंट में प्रोबेबिलिटी होती है Na/ns, n होती है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइड बाय ns होती है टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स अकर्स, राइट। और हमेशा प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है, कि किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी 100% से ज्यादा नहीं हो सकती। तो PA इज ऑलवेज लाई बिटवीन 0 and 1। अब हम बात करते हैं इवेंट्स। तो इवेंट्स में हम सबसे पहले हमको कौन सी इवेंट मिलती है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होती है, PA होता है 1 - PA। किसी भी चीज को यदि हमारे पास टॉस किया हमने एक पॉइंट को और हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा,
कि आपके हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो नहीं आने की प्रोबेबिलिटी मतलब कॉम्प्लीमेंट्री को इवेंट्स PA बार, तो हो जाएगी 1 - 1/2 मीन्स 1/2, राइट। अब हम बात करते हैं इक्वली लाइकली इवेंट्स। इक्वली लाइकली इवेंट्स वो होती हैं जिनके होने की इक्वल प्रोबेबिलिटी होती है, इक्वल संभावना होती है। मतलब जैसे कि हम मैच खेलते हैं तो हम कॉइन से टॉस करते हैं, तो कॉइन पर हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, दोनों के इक्वल लाइकली इवेंट है, इसलिए ये जो इवेंट है वो इक्वल लाइकली इवेंट है। फिर नेक्स्ट होती है आपकी इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट मतलब जो हो ही नहीं सकता, राइट, ओके, जो हो ही नहीं सकता उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। सपोज हमने किसी कॉइन को टॉस किया और हम बोल रहे हैं 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 6 नहीं आ सकता कॉइन पर, ओके, 1 या 2 भी आ सकता है, ओके, तो वो प्रोबेबिलिटी को हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। और एक होती है श्योर इवेंट। श्योर इवेंट होती है 1, मतलब जब कोई चीज 100% होती है तो आपको प्रोबेबिलिटी मिलती है 1, ठीक है। तो इस बार आप अपने अच्छे मार्क्स लाने की प्रोबेबिलिटी को श्योर इवेंट बनाइए और फटाफट सारे फॉर्मूले को जल्दी से लर्न कर लीजिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच एवरीवन।